हाफ का फैक्टर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के साथ 1 का फैक्टर है. दोनों की जमा फिर नेगेटिव बनती है. और अब आप अगर R की वैल्यू इसमें डालें तो En यानी कि एनर्जी ऑफ द स्टेट विथ n इक्वल टू 1, 2, 3 वगैरह, दैट इज इक्वल टू माइनस mk स्क्वेयर्ड e टू द पावर 4 over 2h bar स्क्वेयर्ड इंटू 1 over n स्क्वेयर्ड. जब m और k और e और h बार की वैल्यूज डाली जाती हैं तो यहां से फिर En की कीमत निकलती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर्ड. ये एक बहुत अहम नतीजा है. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1 रिडबर्ग ऑफ एनर्जी कहलाता है. और यहां से हमने ये साबित किया है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद है माइनस रिडबर्ग डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर्ड के बराबर है. अब ये माइनस कहां से आया? अब मैं फिर इस बात पर लौटता हूं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जिसका मतलब ये कि मुझे इस चार्ज से अलहदा करने के वास्ते एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. तो वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में मौजूद है उसको निकालने के वास्ते मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देने की जरूरत होगी अगर वो n इक्वल्स 1 स्टेट में है. अगर वो n इक्वल्स 2 स्टेट में है तो मुझे उससे 4 गुना कम एनर्जी देना पड़ेगी. अगर n इक्वल्स 3 में है तो फिर 9 गुना कम वगैरह. यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है बनिस्बत पोटेंशियल एनर्जी के, इसी वास्ते जो टोटल एनर्जी बनती है वो नेगेटिव है. इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एनर्जी को प्लॉट किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ. n इक्वल्स 1 के लिए एनर्जी सबसे कम है -RH, उसके बाद -RH/4, -RH/9 वगैरह. तो ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के. और बोहर ने ये कहा कि अब ट्रांजिशंस हो सकते हैं इन मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान. तो अगर आप इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को काफी एनर्जी दें तो ये n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स 2 में जा सकता है. अब काफी एनर्जी से मतलब क्या? ये देखें कि n इक्वल्स 1 के लिए एनर्जी -13.6 है, n इक्वल्स 2 के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय 4 है. इन दोनों का डिफरेंस है -13.6 इंटू 3/4. अब वो जितनी भी रकम बनती है, अगर आप ठीक उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दें तो वो n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स 2 में जाएगा. मगर ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी आ सकती है मिसाल के तौर पर एक फोटोन से. तो अगर एक फोटोन आता है और उसकी एनर्जी ठीक इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो तो फिर ये n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स 2 में जा सकता है. और इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं. यानी कि वो फोटोन जो ठीक इस एनर्जी का था इस इलेक्ट्रॉन में जज्ब हो गया और एटम यहां से यहां तक चला गया. अब ये वाहिद जरिया नहीं है. ये भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स हों, वो आपस में टकराएं और एक हाइड्रोजन एटम यूं एक्साइट हो जाए. मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं एक्साइटेशन के, लेकिन सबसे जो आम तरीका जिसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन का है. और इसी तरह से लाइट एमिशन हो सकती है. तो अगर मिसाल के तौर पर n इक्वल्स 2 स्टेट से n इक्वल्स 1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इसके नतीजे में एक फोटोन निकलेगा. उसकी एनर्जी होगी 13.6 इंटू 1 - 1/4. इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई मुख्तलिफ ट्रांजिशंस मुमकिन हैं और कई मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज इस हाइड्रोजन एटम में से निकल सकती हैं. जो फ्रीक्वेंसीज इस हाइड्रोजन एटम से निकलती हैं वो उसकी पहचान है. कोई और एटम की फ्रीक्वेंसी उसके साथ नहीं मिल सकती. तो ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि ये उसका फिंगरप्रिंट है. जैसे एक नाखानदा शख्स जाकर अपने अंगूठे की छाप लगाता है कागज के ऊपर, इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम या कोई सा भी एटम अपनी छाप पैदा करता है स्क्रीन के ऊपर,
स्पेक्ट्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर। बोहर का ये मॉडल बहुत कामयाब हुआ। हाइड्रोजन की जितनी भी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो सारी की सारी समझी जा सकती हैं इस इंतहाई सिंपल मॉडल की मदद से। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके पीछे असल में महज एक मफरूजा है। मफरूजा क्या है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट नंबर ऑफ वेव्स। एक वेव हो सकती है 2, 3, 4 वगैरह, मगर ये कोई तसल्ली बख्श बात नहीं है। ऐसा क्यों हो? बोहर ने तो ये महज एक मफरूजे के तौर पर पेश किया था। उसने ये नहीं कहा कि इसके बाद कोई फिजिक्स नहीं होगी, कि ये हमारी मुकम्मल समझ है। ताज्जुब की बात यह है कि जब क्वांटम मैकेनिक्स ईजाद हुई तो उससे ऐन वही नताइज निकले जो बोहर मॉडल से निकले, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी बातें हमें पता चली जो बोहर के मॉडल से नहीं पता चल सकती। अब मैं यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स तो आपके वास्ते डेवलप कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें कई लेक्चर्स की जरूरत है, मगर उसका लुबे लुबाब यह है कि जब वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो उसके नतीजे में हमें तमाम एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम के और दीगर एटम्स के भी, और जो एनर्जीज हैं वह ऐन वही हैं जो बोहर ने प्रिडिक्ट किए थे। अब इसके अलावा हमें और बातें भी पता चलती हैं, उनकी तरफ मैं आना चाहता हूं। ये देखें कि बोहर एटम में सिर्फ एक क्वांटम नंबर है n, जिसकी कीमत 1, 2, 3 वगैरह हो सकती है। n = 0 की मुमानियत है। लेकिन जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स से हल करते हैं, मतलब ये कि हाइड्रोजन एटम इज सॉल्व्ड क्वांटम मैकेनिकली, तो हमें और चीजों का पता चलता है। यहां पर आप ये देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 वगैरह हो सकता है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको L कहते हैं, उसकी कीमत 0, 1, 2, 3 और n-1 तक हो सकती है। यहां एक बड़ा फर्क आता है। ये देखें कि n = 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L = 0। अब ऐसे लगता है कि इस बात से बोहर मॉडल की तो बिल्कुल नफी हो गई, क्योंकि याद रहे कि हमने बोहर मॉडल इस तरह से सॉल्व किया था कि एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमने के नतीजे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर अट्रैक्शन को बैलेंस करती है, और अगर ये ना घूमे तो फिर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी, फिर एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। अब ये देखें कि n = 1 क्वांटम मैकेनिक्स में भी अलाउड है, लेकिन n = 1 के साथ L = 0 अलाउड है। अब ये कैसे हो सकता? यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात आती है। पिछले लेक्चर में मैंने इसका मुख्तसरन जिक्र किया था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज अप्रोक्सीमेटली प्लैंक्स कांस्टेंट h बार। अब यह है कि एक एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r पे है। ये उसकी अनसर्टेनिटी अगर हम तस्वुर करें इस डिस्टेंस r को, तो इसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आती है। डेल्टा p इंटू a इज अप्रोक्सीमेटली h बार प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहां से फिर डेल्टा p इज h बार डिवाइडेड बाय a। अब क्योंकि a 0 नहीं है, अगर a 0 हो जाए तो फिर देखिए क्या होता, फिर डेल्टा p इंफिनिट हो जाता। अगर डेल्टा p इंफिनिट हो जाता तो इससे फिर डेल्टा p² डिवाइडेड बाय 2pm भी इंफिनिट हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चुनाचे हाइड्रोजन एटम को कोलैप्स होने से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रोकता है। अब सोचिए कि कितनी दिलचस्प बात बनी कि वैसे तो कोई इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला 0 हो जाए, यानी कि अगर एटम कोलैप्स हो जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की इंफिनिट हो जाएगी। और ऐसा
کیونکہ ممکن نہیں